तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज रूरल डेवलपमेंट। बेटा पूरा पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर को। जैसे कि मैं आपको क्या करवाता हूँ, मेरी वीडियोस भले ही लेंदी होती है लेकिन मैं सारे के सारे टॉपिक्स आपको ज़रूर कवर करवाता हूँ। वैसे ही रूरल डेवलपमेंट अगर आप संदीप गर्ग बुक ओपन करते हो तो बेटा बहुत बड़ा टॉपिक है। और आप लोग ये मत सोचा करोगे सर 3-4 पेज दे दो उसके अंदर से हम पढ़ लेंगे। अरे बेटा अल्टीमेटली अब आप लोगों के जो 12th के मार्क्स जो हैं वो है, उसके बाद CUET भी तो आपको देना है। और CUET के अंदर क्या आएंगे, MCQ क्वेश्चंस आएंगे ना। और MCQ तो किसी भी लाइन से बन सकता है, तो अगर पढ़ो तो पूरा पढ़ो। बोर्ड्स के लिए भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, लेकिन अल्टीमेटली आज की डेट में आपका क्या टारगेट होना चाहिए कि सर CUET के अंदर भी बहुत अच्छा हमें क्रैक करना है मार्क्स को। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे रूरल डेवलपमेंट। अब सर ये मैं बुक से नहीं पढ़ा रहा, जस्ट बिकॉज बुक्स में बहुत लेंदी लिखा हुआ है। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है ना, इसी जो PPT आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ जिसमें से हम पढ़ेंगे, बेटा शॉर्ट शॉर्ट इसमें से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना है आपको, इस PPT को ध्यान से समझना है। और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करना है, शेयर करना है। लिंक है उसको अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा दो ताकि और स्टूडेंट्स भी इसको देख पाए। अब ये जो नोट्स है, इस नोट्स का भी लिंक मैं नीचे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बट एक कंडीशन क्या है इसके लिए कि बेटा आपको कम से कम इसके अंदर इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। मिनिमम 100 लाइक्स का टारगेट है। जैसे ही इस वीडियो के अंदर 100 लाइक्स मुझे मिल जाते हैं, व्यूज़ मिल जाते हैं, आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करते हो, मैं इसकी क्या कर दूंगा, आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा PDF। ठीक है, अभी के लिए अगर आपको लर्न करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट से आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं टॉपिक रूरल डेवलपमेंट के साथ। नाउ व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट, सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू एक सेकेंड, पेन चल जाओ, चलो। रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस। कंटिन्यूस डेवलपमेंट होती है, ऐसा तो नहीं होता ना कि किसी साल हमने डेवलपमेंट कर दी, रूरल एरियाज के अंदर कभी डेवलपमेंट नहीं हुई। तो बेटा डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए, कंटिन्यूस। आज आप लोगों की भी डेवलपमेंट कैसी हो रही है, कंटिन्यूस हो रही है, डेली बेसिस के ऊपर क्लासेस चल रहे हैं, तो हर किसी की डेवलपमेंट होती है कंटिन्यूस। वैसे ही रूरल में भी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रीहेंसिव मतलब पूरे तरीके से डेवलपमेंट हो रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सेक्टर के ऊपर फोकस करा जा रहा है। ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब क्या है, पूरे रूरल के अंदर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उसकी। हम क्रेडिट से रिलेटेड बात कर सकते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात कर सकते हैं। सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस अटेम्प्टिंग टू इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट ऑफ रूरल लाइफ। तो रूरल लाइफ के अंदर जो भी अपना छोटी सी शॉप रन कर रहा है, फार्मिंग कर रहा है, बिग फार्मर से लार्ज फार्मर से, सबकी डेवलपमेंट के लिए। तो ये बन मार करके आपकी क्या हो जाती है बच्चों, डेफिनेशन हो जाती है। आगे बात करते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो यहाँ से आपकी डेफिनेशन स्टार्ट होती है, व्हाट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब मार्केटिंग आप लोग समझते हो। अब देखो ये क्या है ना, फटाफट से रिविजन है, तो मैं फटाफट से रिवाइज करवाऊंगा, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करवा रहा। ठीक है, मार्केटिंग क्या होता है कि आपने जो भी फार्मिंग जो प्रोड्यूस जो आपने उगाया है फार्मर्स ने, उसको कैसे बेचना है। तो इट इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं बेटा जी, असेंबलिंग होता है। जो भी आपने उगाया है उसको असेंबल करो, उसको एक जगह पर स्टोर करो। उसके अंदर अगर कुछ प्रोसेसिंग करनी है, जैसे शुगर केन्स वगैरह की कुछ काटना है, प्रोसेसिंग करनी है, वीट है, वीट उसकी प्रोसेसिंग होती है ना, थ्रेशिंग वगैरह, वो करो। ट्रांसपोर्टेशन करो, जहाँ पर आपको सेल करना है, नियर बाय मार्केट्स तक बेचो। उसकी पैकेजिंग करो, ग्रेडिंग करो। ग्रेडिंग के अंदर जैसे मिल्क की बात करें, मिल्क की ग्रेडिंग होती है ना, टोन्ड मिल्क, फुल क्रीम मिल्क, है ना। उस हिसाब से आपको वीट की भी क्या करनी है, ग्रेडिंग करनी है। सारे सारे प्रोडक्ट्स की ग्रेडिंग होती है। जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटीज अक्रॉस द कंट्री, एंड फिर अल्टीमेटली सारी स्टेट्स के अंदर उसकी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अब जैसे मान लो जो एग्रीकल्चर होती है कुछ स्टेट्स में होती है, MP में हो गई, पंजाब में हो गई, है ना। अब ये स्टेट्स हो गए जहाँ पे सारे विलेजेस हैं, यहाँ से सारा प्रोड्यूस उठ के कहाँ पर जाता है, सिटीज़ के अंदर, जैसे दिल्ली हो गया, इन सारे सिटीज़ के अंदर प्रोड्यूस जाता है। ठीक है, तो दिस इज डन विद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, उसकी डेफिनेशन और एग्रीकल्चर मार्केटिंग की डेफिनेशन। आई होप समझ में आया, अच्छा लगा, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के ऑब्स्टेकल्स। सर मार्केटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर, तो देखो ध्यान से। अब मेन दिक्कत क्या है, आप लोगों की बुक के अंदर ये सारी चीज़ें आगे पीछे गिवन है, लेकिन मैंने सारा का सारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो कंटिन्यूस स्लाइड्स के अंदर लगा रखा है। अब से मार्केटिंग के अंदर प्रॉब्लम्स क्या आती है फार्मर्स को। सबसे पहले बेटा जो छोटे छोटे फार्मर्स है ना, उनको डोमिनेट कर देते कौन, प्राइवेट ट्रेडर्स। तो डोमिनेटेड बाय प्राइवेट ट्रेडर्स, बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो उनको बेचारों को दबा देते हैं। जो उनको पैसे दे रहे हैं, मनी लेंडर्स, रूरल पॉलिटिकल लीडर्स परेशान कर देते हैं बिग मर्चेंट्स, एंड रिच फार्मर्स परेशान करते हैं स्मॉल फार्मर्स को।
गवर्नमेंट एजेंसीज एंड कंज्यूमर कॉर्पोरेटिव्स होल्ड्स ओनली 10%। तो गवर्नमेंट के पास कितना है एग्रीकल्चर मार्केटिंग की होल्डिंग 10%। इसलिए गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल नहीं कर पाती किसको, प्राइवेट ट्रेडर्स को, वाइल द रेस्ट इज हैंडल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो देखो ना 90% किसकी चल रही है, प्राइवेट वालों की चल रही है, गवर्नमेंट की तो इसके अंदर चलती नहीं क्योंकि गवर्नमेंट का शेयर है ओनली 10%। स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती फार्मर्स के पास। अब बेटा आपको पता है ये सारी चीज़ें पेरिशेबल नेचर की है। अभी सामान अगर आपने नहीं बेचा तो कुछ दिनों के बाद इसके रेट और ख़त्म हो जाएंगे, ख़राब हो जाएगा और फिर आपको मतलब इसको बहुत ही कम प्राइजेस के अंदर सेल करना पड़ेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि बिकेगा ही नहीं। अब वेयर हाउस होते नहीं है इनके पास, गोडाउन्स होते नहीं है, स्टोर कहाँ पर करें, तो ये किसी भी रेट के अंदर फटाफट से क्या करते हैं, बेच देते हैं स्मॉल फार्मर्स। लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब भाई ऐसा इनके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है कि ट्रैक्टर में लोड करा सामान और दिल्ली जाके या किसी आसपास सिटीज़ जाके ये बेचे, ऐसा भी नहीं है इनके पास। तो हैव टू सेल देयर प्रोड्यूस एट द विलेज मार्केट इटसेल्फ। लैक ऑफ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। अब इन बेचारों को प्राइजेस पता नहीं होता कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, ठीक है, जो भी प्राइवेट ट्रेडर्स बता देते हैं कि प्राइवेट ट्रेडर्स ने बोल दिया यार इसका तो इतना प्राइस चल रहा है तो मैं तो तेरे से इतने से ही इतने प्राइस का ही तेरे से लूँगा। अब उनको बेचारों को पागल बना देते हैं स्मॉल फार्मर्स। फार्मर्स वर ऑफन फोर्स टू सेल एट लो प्राइजेस ड्यू टू लैक ऑफ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन प्राइजेस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। अब मज़े की बात देखो, अगर आपने सिर्फ रेड चीज़ के ऊपर फोकस कर लिया कि सर ऑब्स्टेकल्स क्या है एग्रीकल्चर मार्केटिंग के, सर डोमिनेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर होता है, गवर्नमेंट एजेंसी सिर्फ 10% कंट्रोल करती है, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है और मेन क्या है, इनको मार्केट इन्फॉर्मेशन नहीं। अगर आपने रेड चीज़ के ऊपर भी फोकस कर लिया ना इन टाइम पर, तो भी आपका क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर नोट्स। अब आप लोगों को अगर ये नोट्स चाहिए तो क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है, दोस्तों के साथ। आगे बेटा एग्रीकल्चर मार्केटिंग के ऑल्टरनेटिव चैनल्स क्या क्या है, देखो आपको एग्रीकल्चर मार्केटिंग करनी है, कैसे कैसे एग्रीकल्चर मार्केटिंग कैसे कर सकते हो आप लोग, फार्मर्स मार्केट। तो गवर्नमेंट ने क्या बनाई, फार्मर्स के लिए एक स्पेशली मार्केट बनाई कि छोटे फार्मर्स को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उनके एरियाज़ के अंदर ही आसपास एक मार्केट सेटअप कर दी जहाँ पे स्मॉल फार्मर्स आ सकते हैं और अपने सामान को बेच सकते हैं, टू गिव बूस्ट टू स्मॉल फार्मर्स। ठीक है, तो ये पहला क्या था, इन्होंने फार्मिंग मार्केट्स बनाई जहाँ पे स्मॉल फार्मर्स आके अपनी प्रोड्यूस सेल कर सकते थे by providing them direct access to the consumers and eliminating the middlemen। तो बीच में जो प्राइवेट ट्रेडर्स थे ना, एजेंट्स जो होते थे, इनका रोल खत्म कर दे। सर एजेंट क्या होता है, देखो स्मॉल फार्मर होता था, स्मॉल फार्मर अपना सामान किसको बेचता था, प्राइवेट उसको प्राइवेट डीलर्स को बेचते थे, एजेंट्स को बेचते थे। अब ये जो डीलर्स जो थे ये जाके किसको सेल करते थे, कस्टमर्स को सेल करते थे। इनका रोल खत्म कर दिया। स्मॉल फार्मर्स डायरेक्टली किसको सेल करेगा, कंज्यूमर्स को सेल करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे छोटी छोटी फार्मर्स मार्केट कहाँ पे सेट हो गई, अपनी मंडी पंजाब के अंदर लगती है, हरियाणा के अंदर लगती है, राजस्थान के अंदर लगती है, तो ये फार्मर्स की मार्केट है। नेक्स्ट, अलाइंस विद द नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। अब ये जो फार्मर्स है ना, स्मॉल फार्मर्स, इन्होंने डायरेक्टली किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, टाई अप कर लिया, एमएनसीज के साथ। फॉर एग्जांपल देखो मैंने अच्छा सा एग्जांपल ले रखा है, लेज ने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करा टू द फार्मर्स फॉर पोटैटोज ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। लेज कंपनी ने, एक फार्मर था उसके पास अच्छी खासी लैंड थी, उसके साथ क्या कर लिया बच्चों, टाई अप कर लिया कि भाई फार्मर अच्छे से अच्छा पोटैटोज के ऊपर ग्रो कर और जो भी तेरे पोटैटोज निकलेंगे ना इस फील्ड से वो सारा का सारा मैं दे दूंगा। सीधी सी बात, फार्मर्स को किसी और को सेल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उसने कंपनी के साथ क्या कर लिया है, समझौता कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ये चीज़ क्या करती है, एनकरेज द फार्मर्स टू कल्टीवेट फार्म प्रोडक्ट्स वेजिटेबल फ्रूट्स ऑफ द डिजायर्ड क्वालिटी। जैसी क्वालिटी चाहिए, अब जैसे मान लो आपकी फ्रूटी आती है, फ्रूटी मैंगो की होती है, अब उसके अंदर बोलते हैं बेस्ट क्वालिटी ऑफ मैंगोज हमने यूज़ करे हैं, तो वो फार्मर से बोलते हैं कि भाई अच्छी क्वालिटी का तू मैंगोज ग्रो कर, जो सीड्स तेरे को चाहिए, जो अच्छा मैन्योर चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड देम विद द सीड्स। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको सीड्स भी दे रही हैं, इनपुट्स भी दे रही हैं, जो भी मैन्योर चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए। अश्योर प्रोक्योरमेंट ऑफ द प्रोड्यूस। प्रोक्योरमेंट ऑफ द प्रोड्यूस क्या है कि उसको गारंटी दे रही है कि भाई जब ये पूरा उग जाएगा ना तो हम सारा का सारा हम ले लेंगे। तो फार्मर को टेंशन नहीं है सेलिंग की, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही हो चुका है कि ये कंपनी हमसे सीधा सामान उठाएगी एट प्री डिसाइडेड प्राइजेज, और प्राइजेस भी हमने पहले डिसाइड कर लिए, बाद में ऐसा नहीं कि तोल भाव कर रहे हैं। ठीक है, प्राइस पहले ही डिसाइड कर दिया कि जी 100 रुपीज़ के जी आपको मैंगो मिलेंगे, इतने ही मिलेंगे। हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द प्राइस रिस्क ऑफ द फार्मर्स। तो प्राइस रिस्क क्या हो जाता है बच्चों, खत्म हो जाता है। तो देखो इतने बढ़िया तरीके से आप लोगों के लिए यहाँ पे नोट्स बना दिए, मज़ा आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। और अगर ये नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दो, मज़ा आ जाएगा। ऐसे नोट्स आपको कहीं भी किसी भी चैनल पे आई कैन से नहीं मिल सकते। मैं और भी ऐसे नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा आगे। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट देखो, डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो गवर्नमेंट ने क्या हेल्प करा है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट कौन कौन से पॉलिसीज लेकर आए। सबसे पहली
सबसे पहली पॉलिसी गवर्नमेंट जो लेकर आई वो लेकर आई एमएसपी की, मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस। अब ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? सरकार ने गारंटी दे दी फार्मर्स को कि फार्मर्स आप बेधड़क क्या करो, वीट राइस को उगाओ, हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको इस प्राइस के ऊपर हम आपसे ये चीज़ खरीद लेंगे। लेट सपोज गवर्नमेंट थी मोदी जी, उन्होंने एक फार्मर था मिस्टर मोहन, मिस्टर मोहन एक फार्मर है, मोहन को क्या बोला, भाई मोहन तू वीट उगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरे को जो वीट जो है ना 10 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से गवर्नमेंट खरीद देगी, 10 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से गवर्नमेंट तेरे से खरीद देगी। तो दिस इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब मोहन को पता है कि भाई मैं अगर मार्केट में नहीं भी बिकेगा ना तो अल्टीमेटली मेरे से कौन परचेज कर लेगी, सरकार, गवर्नमेंट परचेज कर लेगी, और प्राइस पहले से ही डिसाइडेड है। तो गवर्नमेंट फिक्स द एमएसपी of agriculture produce like wheat, rice, it is offer price at which the government is willing to buy। गवर्नमेंट बाय करेगी एनी अमाउंट ऑफ ग्रेन्स, भाई जितना देखो सेल करना है ना मोहन, मेरे को सेल कर दे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, गवर्नमेंट है, बहुत पैसा फ्रॉम द फार्मर्स, प्राइस पहले से ही दे देती है, तो प्राइस की एश्योरेंस होती है, प्राइस का रिस्क नहीं होता फार्मर्स को। मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, बफर स्टॉक का मतलब क्या होता है भैया, स्टॉक मेंटेन करके रखना है ना ज़्यादा से ज़्यादा। आज के टाइम बहुत पहले की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर फेमाइन्स आती थी, फेमाइन्स का मतलब क्या होता था कि लोग बाग खाना नहीं मिलता था, उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती थी, मर जाते थे, है ना, फेमाइन्स का नाम आपने सुना है। अब बेटा आज की डेट में ऐसा क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि सरकार क्या करती है, बहुत सारा स्टॉक रखती है, कभी अगर रेनी सीजन अच्छा नहीं आया, प्रोड्यूस अच्छी नहीं हुई, तो स्टॉक में से, गोडाउन में से सामान निकाल के एफसीआई जिस भी स्टेट्स में प्रॉब्लम होती है उसमें बांट देते हैं। तो मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया परचेजेस व्हीट एंड राइस एट द प्रोक्योरमेंट प्राइजेस टू मेंटेन बफर स्टॉक। तो स्टॉक मेंटेन करने के लिए एफसीआई डायरेक्टली फार्मर से व्हीट एंड राइस वगैरह परचेज करते हैं। इट हेल्प्स टू इंश्योर रेगुलरिटी इन सप्लाई एंड स्टेबिलिटी इन द प्राइजेस। प्राइजेस में भी क्या मेंटेन रहती है बेटा, स्टेबिलिटी रहती है इस चीज़ की वजह से, ठीक है। सर स्टेबिलिटी कैसे रहती है बेटा, किसी साल अगर सप्लाई कम हुई, मतलब प्रोडक्शन कम हुई, और बेटा डिमांड तो ज़्यादा ही होती रहती है हर साल, डिमांड तो कम होती नहीं है। अब सप्लाई कम हुई, डिमांड ज़्यादा है, मतलब सामान है नहीं मार्केट के अंदर जितना लोग बाग मांग रहे हैं, तो उसके वजह से क्या होती है, इन्फ्लेशन, प्राइस बढ़ता है। अब गवर्नमेंट के पास बहुत सारा स्टॉक रखा हुआ है, अगर प्रोडक्शन कम होती है तो गवर्नमेंट अपना सामान ले जाके मार्केट में सेल कर देती है, तो सप्लाई और डिमांड बराबर आ जाती है, जिस वजह से ना तो इन्फ्लेशन हो पाता ना डिफ्लेशन हो पाता। ओके बच्चों, ओके सर जी। नेक्स्ट 3, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस operates through a network of ration shops and fair price shops which offer essential commodities at low prices to the weaker sections of the society। अब गवर्नमेंट क्या करती है, फार्मर से सामान लिया कम प्राइजेस के अंदर, राशन शॉप के अंदर, जिस फैमिली के पास राशन कार्ड होता है, फेयर प्राइजेस शॉप होती है हर एरियाज़ के अंदर, वहाँ पे सेल कर देती है लोगों को एसेंशियल कॉमोडिटीज़। बेटा सारी लग्जरी चीज़ें नहीं कि भाई वहाँ पे महंगे महंगे सोप्स मिल रहे हैं, महंगे महंगे परफ्यूम्स मिल रहे हैं, एसेंशियल कॉमोडिटीज जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, पल्सेस हो गया, ठीक है, केरोसिन ऑयल हो गए, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल वगैरह हो गया, ये प्रोवाइड करती है एट अ लो प्राइस। चलो आई होप समझ में आया, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, जल्दी जल्दी से रिवाइज करना है हमें सारे टॉपिक्स। चलो बात करते हैं नेक्स्ट, गवर्नमेंट स्टेप्स टू डेवलप रूरल मार्केट्स। तो गवर्नमेंट सर जी ऐसे कौन से स्टेप्स ले रही है रूरल मार्केट को डेवलप करने के लिए, बताओ बताओ जल्दी बताओ, बता रहे हैं। सबसे पहले रूरल मार्केट्स को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट स्टेप्स, रेगुलेटेड मार्केट्स। रेगुलेटेड मार्केट्स का मतलब होता है ऐसी मार्केट जिसके ऊपर पूरा कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है। तो टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स फ्रॉम द माल प्रैक्टिसेस ऑफ द सेलर्स एंड ब्रोकर्स। तो रेगुलेटेड मार्केट्स, रेगुलेट का मतलब होता है कंट्रोल, ठीक है, जैसे फैन का रेगुलेटर होता है ना, रेगुलेटर उससे फैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, वैसे ही रेगुलेटेड मार्केट्स के अंदर गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है कोई भी अगर गलत काम कर रहा है, स्मॉल फार्मर्स को अगर कोई चीट कर रहा है, ब्रोकर्स वगैरह। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ लाइक रोड्स, रेलवेज, वेयर हाउस, गोडाउन्स, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी यूनिट्स। तो अब देखो फार्मर्स तो इतनी बड़ी स्पेस नहीं ले सकता कि वो अपना सारा का सारे प्रोड्यूस को स्टोर कर दे और जब मन चाहा उसको सेल कर दे, गवर्नमेंट हेल्प करती है। गवर्नमेंट ही तो देखो बच्चों रोड्स बना रही है, रेलवे सारी किसकी है, गवर्नमेंट की है। अब गवर्नमेंट के अपने वेयर हाउसेज होते हैं जहाँ पे फार्मर छोटा सा प्राइस दे के अपने सामान को रख सकता है इजीली, वरना वो स्टोर कहाँ पर करेगा, छोटे छोटे से उनके घर होते हैं। अब बेटा खेत से इतना सारा प्रोड्यूस निकल के आया, कहाँ पे रखेगा, बाहर छोड़ देगा तो कोई चोरी कर जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, बेटा आप फ्रूट्स उगाते हो, वेजिटेबल्स उगाते हो, तो उनको एक फ्रिज में रखना पड़ता है ना, कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है ताकि वो जल्दी से पेरिश ना हो जाए, रॉट ना हो जाए, स्पॉइल ना हो जाए उस वजह से। तो ये कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी भी कौन प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। बेटा कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग, तो पहली फैसिलिटी ये प्रोवाइड करी, सेकंड ये, और थर्ड क्या होगी, कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग।
The aim of corporate market is to realize fair price for farmer products. Is a system in which farmers pool their marketing surplus of the crops and distribute the sale proceeds on the basis of each individual share. तो कॉर्पोरेट मार्केटिंग क्या होती है? यहाँ पे बच्चों क्या होता है, सारे फार्मर्स इकट्ठे हो गए, मान लो यहाँ पे 100 फार्मर्स का मेंबर है, ठीक है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हो गए, मेंबर्स होते हैं, ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर 100 मेंबर्स हो गए, मान लो फार्मर्स के 100 मेंबर्स हो गए। इन लोगों ने जो भी उगाया ना, सारा का सारा इकट्ठा कर लिया। पहले ये लोग किस चीज़ के लिए स्टोर कर लेते हैं? अपनी फैमिली के लिए स्टोर करके रख लिया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो बचा इनके पास, वो मार्केट में जाके ये लोग सेल करते हैं। उससे जो प्रॉफिट आता है अपने कंट्रीब्यूशन के हिसाब से बांट लेते हैं। किस हिसाब से बांट लेते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ईच इंडिविजुअल शेयर। अब भाई सीधी सी बात है, जिसने ज़्यादा दिया था मार्केट में सेल करने के लिए उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जिसने कम सामान दिया था बेचने के लिए उसको कम प्रॉफिट मिलेगा। बस इसको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट मार्केटिंग। फार्मर्स पूल देयर मार्केटिंग सरप्लस, मार्केटेबल सरप्लस। तो पूल कर लिया मतलब इकट्ठा कर लिया, मार्केटेबल सरप्लस मतलब घर की कंजम्पशन के बाद जो बचा उसको क्या करेंगे लोग? मार्केट करेंगे, सेल करेंगे। डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बफर स्टॉक और पीडीएस। यहाँ पे क्या लिखा है? पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में सिखा दिया, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको डिटेल में नहीं बताया, है ना। तो बेटा ये सारा आपका टॉपिक होता है गवर्नमेंट स्टेप्स टू डेवलप रूरल मार्केट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब जरूर कर दो। मैं देखता हूँ स्टैटिस्टिक्स के अंदर कि 50% व्यूज़ तो वो होते हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा। अरे बच्चों, सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको पता चलेगा सर क्या क्या डाल रहे हैं, ठीक है। चलो, और अभी हम लोगों की बीएसटी की सुपर डुपर रिवीजन सेशंस भी आने वाले, और ऐसे ही नोट्स है बीएसटी के अंदर भी, इतने तगड़े नोट्स है ना कि ऐसे नोट्स तो मैंने किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं देखे होंगे। उसके अंदर फटाफट से क्या हो जाएगी, आपकी रिवीजन हो जाएगी बीएसटी की भी। 3 डे सुपर क्लासेस चलेगी और 3 डेज के अंदर हम लगभग 60 to 70 मार्क्स के बीएसटी की तैयारी करेंगे, ठीक है। कम्युनिटी सेक्शन में आप चेक कर सकते हो, सारी डिटेल्स मैंने आपको डाल रखी हैं, दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। की इश्यूज इन रूरल डेवलपमेंट। अब से नहीं, रूरल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स क्या आती है? सबसे पहली प्रॉब्लम है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। बच्चों, जो लोग बाग है ना वो इलिटरेट है और उनके पास हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है। तो नीड टू इम्प्रूव बाय गिविंग प्रॉपर अटेंशन टू लिटरेसी। पहले उनको पढ़ाओ लिखाओ एंड बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़, और हेल्थ फैसिलिटीज़ के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई, ठीक है सर। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर आनी चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटीज़, क्रेडिट लोन्स मिलना चाहिए फार्मर्स को, मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। ईजी लिखा हुआ है। लैंड रिफॉर्म्स, एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन लैंड रिलेशंस। तो बीच में जो भी इंटरमीडियरीज थे, मिडल मैन थे, वो हमने खत्म करे। एक्चुअलाइजेशन ऑफ गोल ऑफ लैंड टू द टिलर। लैंड किसको जानी चाहिए? टिलर को। चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था इंडियन इकोनॉमी 1951 to 1990, जिसके अंदर हमने लैंड सीलिंग के बारे में पढ़ा था, है ना। ओनरशिप के बारे में पढ़ा था कि लैंड किसको मिलनी चाहिए? लैंड टू द टिलर। ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी चाहिए फ्रॉम जमींदार टू द टिलर्स, जो उस लैंड के ऊपर कल्टिवेशन करते थे। इंप्रूवमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रूरल पुअर बाय वाइडनिंग देयर लैंड बेस। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रूरल पुअर। इकोनॉमिक कंडीशन किसकी अच्छी करनी है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसका अच्छा करना है? रूरल पुअर का, है ना। बाय वाइडनिंग देयर लैंड बेस, उनको ज़्यादा लैंड प्रोवाइड करनी है। इस वजह से क्या आया था? लैंड सीलिंग। बेटा ज़मींदार्स के पास तो बहुत बड़ी बड़ी लैंड होती थी एक बंदे के पास, लेकिन स्मॉल फार्मर्स के पास छोटी छोटी सी लैंड है, या किसी के पास तो लैंड ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला था? जिसके पास एक्सेस लैंड है वो लैंड ऑटोमेटिकली किसके पास चली जाएगी? रूरल पुअर के पास चली जाएगी। इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। ये बात तो हम समझते हैं कि सर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करके। एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी को बेटा खत्म करना है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकेलिटी टू एनहेंस अपॉर्चुनिटीज ऑफ डेवलपमेंट पर्टिकुलरली अदर देन फार्मिंग। तो बेटा सिर्फ अगर हम बात करें, सिर्फ फार्मिंग के ऊपर फोकस नहीं करना। रूरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो रूरल में सिर्फ फार्मिंग थोड़ी ना होती है। बहुत लोग अपनी छोटी सी शॉप्स खोल के बैठे हुए हैं, कोई अपना कोचिंग सेंटर खोल के बैठा है, कोई अपने ग्रॉसरी शॉप ओपन करके बैठा है, कोई मिल्क का काम करता है ना, एनिमल फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री करता है, मिल्क सेल कर रहे हैं, चीज़, कर्ड वगैरह ये सब सेल होता है। तो इस चीज़ की भी डेवलपमेंट होनी चाहिए लोकेलिटी के अंदर, हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। यहाँ पे टी लगा लेना, डेवलपमेंट आएगा। पर्टिकुलरली अदर देन फार्मिंग। तो अदर देन फार्मिंग बाकी सारी चीज़ों का भी गवर्नमेंट क्या करे? डेवलपमेंट के ऊपर ख्याल रखे। चलो, मज़ा आ गया नोट्स देखकर? यस। चलो, ऑर्गेनिक फार्मिंग। बेटा ये तो कॉन्सेप्ट सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपका सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है आपको इस वाले कॉन्सेप्ट को। ऑर्गेनिक फार्मिंग, व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? इट इज़ द फॉर्म ऑफ
और आपको पता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो कितने महंगे प्राइसेस पे बिकते हैं, जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर टैग लग गया कि दिस प्रोडक्ट इज ऑर्गेनिक, ऑब्वियसली उसका प्राइस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर दैट राइज ऑन टेक्निक्स सच एज क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योर, क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं, ग्रीन मैन्योर की बात करते हैं, कंपोस्ट एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। तो इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर इन सारी टेक्निक्स का यूज़ करा जाता है। कौन कौन सी टेक्निक? सर जी, क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योर यूज़ करोगे, वर्मी कंपोस्ट पिट्स होती हैं, बायोलॉजिकल पेस्ट को आप यूज़ करोगे, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सेफ एंड हेल्दी फूड बनाना है आपको। ऑर्गेनिक फूड क्या होता है? सेफ एंड हेल्दी, नो एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। बेटा ना तो हम ज़्यादा एक्सेस फर्टिलाइजर्स यूज़ कर ले, ना केमिकल्स यूज़ कर ले, तो सॉइल भी ख़राब नहीं होती, एडवर्स इम्पैक्ट नहीं पहुँचता एनवायरनमेंट के ऊपर। नो यूज़ ऑफ सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर्स, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाती है कि लैंड ऐसे नहीं कर दी आपने सिर्फ अपने कंजम्पशन करने के बाद वो बैरल लैंड हो गई, बंजर ज़मीन हो गई कि अब इसके ऊपर कोई प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो ऐसा मत करना, क्योंकि आने वाली जनरेशन उसको भी तो भाई खाना उगाना है इसी सॉइल से। इन्हेंसेस द इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहता है, और जो प्रोड्यूस जो निकल के आता है वो पेस्टिसाइड फ्री होता है, मतलब उसके अंदर कोई केमिकल्स नहीं होते। ओह माय गॉड, आ गया समझ में? यस, इजी था। यस सर। चलो इसकी फटाफट से ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो। चलो आगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब सर ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इसके ऊपर भी फटाफट से फोकस कर लेते हैं। बेटा व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग? इकोनॉमिकल फार्मिंग होती है। इकोनॉमिकल फार्मिंग एज नो यूज़ ऑफ HYV सीड्स को, हम महंगी महंगी सीड्स यूज़ नहीं कर रहे, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ नहीं कर रहे, तो सस्ते में फार्मिंग हो सकती है। मोर एक्सपोर्ट्स। अब बेटा ऑर्गेनिक फूड्स की डिमांड ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज में होती है, तो इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, ऑर्गेनिक फूड के एक्सपोर्ट्स कर सकता है। प्रोवाइड हेल्दी फूड, मोर न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती है। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्स मोर लेबर। अब यहाँ पे ज़्यादातर मशीन्स यूज़ नहीं होती, वर्कर्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स यूज़ होता है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। सेफ्टी ऑफ इन्वायरमेंट, प्रोड्यूसेस पेस्टिसाइड फ्री। तो बहुत सुंदर से इसके एडवांटेजेस हैं। लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो बेटा आज की डेट में इट इज़ लेस पॉपुलर। लेस पॉपुलर क्यों है? क्योंकि बेटा इसमें जो प्रोडक्शन होती है ना वो बहुत कम होती है, प्रोडक्शन बहुत कम होती है। तो प्रोडक्शन कम होती है तो फार्मर को अपना खर्चा निकालने के लिए इसको महंगा बेचना पड़ता है, और महंगी चीज़ें जल्दी से मार्केट में सेल नहीं होती, तो इट इज़ लेस पॉपुलर। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज इतना महंगा जनरली कोई विलेजेस के अंदर नहीं परचेज करता। लो यील्ड, जैसे कि मैंने आपको बोला प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होती। बेटा अगर आप जैसे पेस्टिसाइड्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हो, HYV ज़्यादा यूज़ करते हो, तो मान लो अगर आप 100 kg ग्रो कर सकते हो, लेकिन अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो सिर्फ 40 kg निकल रहा है। कितना? 40 kg। तो अब उसको महंगा सेल करना पड़ेगा ना खर्चे निकालने के लिए। शॉर्टर फूड लाइफ, ये फूड जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं, ऑर्गेनिक फूड थोड़ा जल्दी ख़राब हो जाते हैं, है ना। और लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप्स। अब जैसे ताज़े मिल्क की बात करें तो जैसे पैकेट्स के अंदर मिल्क आता है 2 दिन के बाद ख़राब हो जाता है। टेट्रा पैकिंग में जो आता है उसके अंदर और थोड़े से केमिकल्स डले होते हैं, जिसकी वजह से वो 3-3 महीने तक ठीक रहता है, टेट्रा पैकेजिंग की वजह से। तो लिमिटेड, और इसलिए शॉर्टर फूड लाइफ होती है ऑर्गेनिक फूड की, ठीक है। शॉर्टर चॉइस ऑफ क्रॉप्स, लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप्स मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग लिमिटेड क्रॉप्स पर हो सकता है, सारी क्रॉप्स आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। आगे समझ में इजी, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करूँगा। बहुत अच्छा, इतना भी अगर आप लिख कर आते हो मोर देन आई वुड से कि ये सफिशिएंट है। लेकिन अब जैसे लिमिटेशन है, लेस पॉपुलर, ये वो, इसके आगे जैसे मेरी एक्सप्लेनेशन करी वैसे अपनी लैंग्वेज में लिखे आना। मेन दिक्कत क्या होती है, तुम लोग तो इस टॉपिक तक पहुँचते ही नहीं हो, छोड़ ही जाते हो टॉपिक्स को। मैं क्या बोलता हूँ कि सारे टॉपिक्स को टच करो, सारे टॉपिक्स को कम से कम रीड करके जाओ, ताकि अगर क्वेश्चन आ जाता है तो कुछ तो दिमाग के अंदर वो होंगी ना, ग्लिम्स होगा कि हमने ये देख रखा है, ये पॉइंट पढ़ रखा है, तो पॉइंट्स लिख कर आओगे आगे। प्रॉब्लम फेस्ड बाय फार्मर्स ड्यूरिंग इनिशियल ईयर्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। शुरू शुरू में फार्मर्स को क्या क्या दिक्कत हुई थी ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर, देखो। इन द इनिशियल ईयर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज़ अ लेसर यील्ड, तो प्रोडक्टिविटी कम थी एज कम्पेयर टू मॉडर्न एग्रीकल्चर फार्मिंग, तो प्रोडक्शन काफ़ी कम थी। फेसिस प्रॉब्लम ऑफ इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, है ना। इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं मिलती थी। ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हैज़ अ शॉर्टर शेल्फ लाइफ एज कम्पेयर टू स्प्रेड प्रोड्यूस। अभी मैंने बताया जल्दी ख़राब हो जाता है बिकॉज इसके अंदर हमने हार्मफुल केमिकल्स को यूज़ नहीं कर रखा। चॉइस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑफ सीजन क्रॉप्स इज क्वाइट लिमिटेड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। भाई जो सीजन है उसी सीजन की क्रॉप को आप ग्रो कर सकते हो ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू, लेकिन आप अगर केमिकल्स वगैरह डालते हो तो जो भी आपको क्रॉप ग्रो करनी है आप क्रॉप ग्रो कर सकते हो। अब जैसे मान लो पहले एप्पल्स की बात करें तो एप्पल्स शुरू शुरू में आते थे, जो भी उनका सीजन होता था, पूरे साल क्या मिलते रहते आपको, एप्पल्स मिलते रहते हैं, जस्ट बिकॉज
बिकॉज सर क्या होता है यहाँ पर, सर ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, केमिकल ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो आपको पता है ना, हर एक क्रॉप का अपना सीज़न होता है, कुछ क्रॉप समर्स में होते हैं, कुछ विंटर्स में होते हैं, कुछ रेनी सीजन्स में होती हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू आप सीजन्स के अंदर ही जो सीज़न की जो क्रॉप्स है सिर्फ इसी को ग्रो कर सकते हो। अब जैसे ये आता है स्पिनच वगैरह आता है, किस टाइम पर आता है, सर्दियों में आता है। अभी आप लोग खा रहे होगे मक्के की रोटी, सरसों दा साग। गर्मियों में देखते हो किसी को साग खाते हुए, क्योंकि आता ही नहीं गर्मियों में, तो ये ऑर्गेनिक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो सीजनल वेजिटेबल्स है ना, उसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। ओके सर जी, सर जी आप तो हमारी हेल्थ भी बढ़ा दोगे, अच्छी कर दोगे, यस आपकी हेल्थ भी अच्छी कर देंगे, ठीक है। आगे, रूरल क्रेडिट। अब तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, जितना भी ये मैंने पीपीटी बना रखी है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की है। एक दो टॉपिक मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने स्किप नहीं करे, छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स मैंने इसमें नहीं डाले, वो आप लोग एक बार बुक से देख लेना। लेकिन जो क्वेश्चन आने के चांसेस है वो सारे के सारे इन्हीं में से आएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। रूरल क्रेडिट, गवर्नमेंट इशूज द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट विद सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। तो गवर्नमेंट जो है ना, क्रेडिट क्यों देती है लोगों को, क्रेडिट की क्यों ज़रूरत थी फार्मर्स को। बेटा देखो, स्मॉल फार्मर्स था, उसको पास पैसे नहीं थे। अब उसको अगर अपना बिजनेस करना है, अपनी जगह ओपन करनी है, लैंड चाहिए, लैंड के ऊपर फिर सीड्स चाहिए, मैन्योर चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, तो उसको फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए भी कुछ ना कुछ पैसे चाहिए थे। अब अगर वो बेचारा मनी लेंडर्स के पास जाता था, तो वो क्या करते थे, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको पैसे देते थे, चीटिंग करते थे उसके साथ कैलकुलेशन की, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी, जिस वजह से जो छोटा किसान है वो कभी ग्रो नहीं कर पाता था। इस वजह से अब गवर्नमेंट को क्या करना था कि गवर्नमेंट पैसा दे फार्मर्स को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो टू प्रोवाइड एडुकेट क्रेडिट, जितना पैसा चाहिए उतना फार्मर्स को मिले एट चीप इंटरेस्ट रेट। टू असिस्ट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन रेजिंग देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, क्यों हेल्प करेंगे, ताकि वो अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकें। और अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो बेटा उनकी इनकम भी तो इंक्रीज होगी। इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट विच इज रिगार्डेड एज द एपेक्स बैंक। तो सबसे बड़ा बैंक किसका है रूरल क्रेडिट में देने का, सर इट इज नबार्ड। अब इसकी फुल फॉर्म आपको लर्न होनी चाहिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इज रिगार्डेड as the apex bank. Objective is to promote health and strength of credit institution। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है सर, प्रमोट करेगा हेल्थ एंड क्रेडिट एंड स्ट्रेंथ ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। तो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस मतलब कि बैंक्स, जिनका काम क्या है लोन्स वगैरह प्रोवाइड करना, उसको हेल्दी करना, मतलब जितने पैसे चाहिए फार्मर्स को उतने पैसे मिलेंगे। प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू नॉन फार्म सेक्टर। अब बेटा सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो एग्रीकल्चर करता है उसको पैसे चलेंगे, जो नॉन फार्मिंग सेक्टर भी रन करता है विलेजेस के अंदर उसको भी पैसे मिलेंगे। जैसे मान लो मैं अगर गांव के अंदर अगर चला जाऊँ, बच्चों को कंप्यूटर क्लासेस दे रहा हूँ, बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस दे रहा हूँ, तो मैं भी लोन ले सकता हूँ क्या क्या नाबार्ड से, ये सर मैं ले सकता हूँ। टू प्रमोट इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ बैकवर्ड रूरल एरियाज। तो मेन एम क्या था कि बैकवर्ड एरियाज को हम डेवलप करेंगे, वहाँ के लोगों को हम कैसे पैसे ज़्यादा कमाए जाए वो सिखाया जाएगा, ठीक है। आगे, इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल क्रेडिट। सर वाई इज रूरल क्रेडिट सो इम्पॉर्टेंट, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल क्रेडिट। तो देखो बच्चों, क्यों ज़रूरत है रूरल क्रेडिट की, ड्यू टू लॉन्ग टाइम गैप। ध्यान से देखो, अगर मैं आज एक फार्मर हूँ, आज मैंने सारे बीज लैंड के अंदर सो करे, क्या वो अगले ही दिन कब बड़ा सा पेड़ हो जाएगा, क्या सब्जियां उग जाएंगी और वो मार्केट के अंदर नेक्स्ट डे के अंदर सेल हो जाएंगी, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते जैसे हम जॉब करते तो 1 मंथ के बाद हमारी सैलरीज आ जाती है, लेकिन बेटा यहाँ पे फार्मिंग के अंदर 3-4 मंथ्स तक आपको वेट करना पड़ता है। तो देर इज़ अ टाइम गैप, देर इज़ अ लॉन्ग टाइम गैप, किसके बीच में सर, क्रॉप सोइंग, सीड्स आपने सो करा एंड रियलाइजेशन ऑफ इनकम। और उससे जब इनकम आएगी, पहले पेड़ बड़ा होगा, उस पर सब्जियाँ लगेंगी, फिर आप सब्जियों को क्या करोगे सर, प्रोड्यूस को निकालोगे, मार्केट में जाके सेल करोगे, फिर आपके पास पैसे आएंगे। ये टाइम लग जाता है 4 to 5 मंथ्स का। अब बेचारा छोटा सा फार्मर जब तक क्या करे, तो उसको क्या लेना पड़ता है, क्रेडिट लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है बैंक से अपने सर्वाइवल के लिए। जैसे ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेल करके उसको पैसा मिलता है, वो लोन चुका देता है, ठीक है। फार्मर्स नीड मनी टू मीट इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑन सीड्स। शुरू में जो सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, इम्प्लीमेंट्स वगैरह जो चाहिए, छोटे छोटे टूल्स चाहिए होते हैं, उन टूल्स के लिए क्या चाहिए, फार्मर्स को पैसे चाहिए, तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। अदर फैमिली एक्सपेंसेस, बच्चों की शादी, डेथ, रिलीजियस सेरेमनीज है, अचानक से फैमिली को पैसे की ज़रूरत हो गई, तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी थ्रू नबार्ड, कोई से भी बैंक, रूरल क्रेडिट वाले बैंक्स के थ्रू।
एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव रूरल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम इज क्रूशियल फॉर रेजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इनकम। तो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, इनकम को इंक्रीज करने के लिए हमें एक इफेक्टिव और एफिशिएंट, बहुत बढ़िया क्या चाहिए, रूरल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम। ओके सर। तो बेटा ये चुन चुन के पॉइंट्स निकाले गए हैं आप लोगों की बुक से, और मैम यकीन मानना कि जो रेड वाले बॉक्सेस है, अगर आपने इसको भी ध्यान से पढ़ लिया ना तो आगे पीछे का तो आप पूरा खुद भी बना दोगे, बहुत जल्दी रिवीजन हो जाती है। माइक्रो क्रेडिट या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एसएचजीस, इसके अंदर भी क्या होता है बेटा, एक ग्रुप बना होता है लोगों का। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, स्मॉल स्मॉल कंट्रीब्यूशन करते हैं। मान लो 1000 पीपल थे, कितने पीपल थे, 1000 पीपल थे, और हर एक बंदा 1000 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो 1000 पीपल इंटू 1000 हर एक बंदे ने दिए तो कितने पैसे हो गए, 10 लाख रुपीज़। अब जिसको पैसे की ज़रूरत होती है ग्रुप मिलकर उसको पैसे दे देता है, वो बंदा छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में पैसे वापस कर देता है बस। इन लोगों को ना तो बैंक्स के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता, क्योंकि बैंक्स भी फार्मर्स को पैसा देते तो हैं लेकिन एक लिमिट तक पैसे देते हैं, है ना, कि अगर बैंक को अगर ज़्यादा रिस्की लगता है तो फार्मर को पैसे नहीं देते। माइक्रो क्रेडिट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, देयर फोकस इज ऑन दोज हु हैव नो एक्सेस टू बैंकिंग सिस्टम, जिसको बैंक ने भी मना कर दिया कि भाई हम तेरे को पैसे नहीं देंगे। एंड देयर टारगेट ग्रुप्स कंप्राइज ऑफ, जिसको बैंक ने मना कर दिया पैसे देने से, मनी लेंडर्स से पैसे लेने ही नहीं है क्योंकि वो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगाएंगे। तो अब ये ग्रुप क्या करते हैं, इस ग्रुप के अंदर जनरली बहुत छोटे फार्मर्स होते हैं जिनको बैंक भी लोन नहीं देता था। मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर लेबरर्स, आर्टिशंस, जो लोग बेटा घड़े बनाते हैं, मटके बनाते हैं, वो लोग हो गए आर्टिशंस। प्रमोट थ्रिफ्ट इन स्मॉल प्रमोशन, थ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, सेविंग्स। ये लोग सेविंग्स करते हैं, छोटी छोटी सेविंग्स करते हैं कि हर किसी ने 500 रुपये जोड़ लिए, 200 रुपये जोड़ लिए। मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर, हर एक मेंबर कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, पैसे इकट्ठे कर लेते हैं फ्रॉम द पूल्ड मनी। अब जो पैसा इकट्ठा हो गया, क्रेडिट इज गिवन टू द नीडी मेंबर्स एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। तो रीजनेबल इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर जो भी नीडी मेंबर्स होते हैं उनको पैसे मिलते हैं, विच इज़ रीपेड इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट, छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में ये लोग क्या कर सकते हैं वापस। एसएचजीज हैव ऑल्सो हेल्प्ड इन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा काम करा है किसने, एसएचजीज ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो जिस मेंबर को पैसे चाहिए उसको पैसे दे देते हैं कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, वो बंदा स्मॉल स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स में पैसे को क्या कर सकता है, वापस कर सकता है ना। मज़ा आ गया ना, इतने ईजी लैंग्वेज के अंदर मैंने आप लोगों के लिए चीज़ बना दी। बहुत खुश हो जाते हैं मेरे स्टूडेंट्स जब इन नोट से पढ़ते हैं। तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, लोग बच्चों के साथ शेयर करना है, अगर आप और भी ऐसे नोट्स देखना चाहते हो तो। ठीक है, यकीन मानना बेटा, मोटिवेशन मिलनी चाहिए ना। अब इसको देखो, बनाने में टाइम लगता है, सब कुछ एनर्जी लगती है, लेकिन अगर फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचा ही नहीं तो फिर इसका रेलिवेंस खत्म हो जाती है ना। आगे, रूरल बैंकिंग सिस्टम फॉर रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। अब देखो, अगर बैंकिंग की बात कर रहे हैं, छोटी बैंकिंग की मैंने फोटो लगा दी, ओहो आगे भी नोट्स दिख गए। तो छोटी सी बैंक की फोटो लगा दी, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर काम कर रखा है। नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे ग्रास कर रखी है, बिकॉज रूरल डेवलपमेंट की बात है तो अच्छा लगता है ना। चलो, प्रॉब्लम फेस्ड इन रूरल बैंकिंग, रूरल बैंकिंग में प्रॉब्लम क्या थी, इनसफिशिएंसी। सर जितनी क्रेडिट की डिमांड थी ना, लोन की जितनी डिमांड थी वो पूरा नहीं कर पा रहे थे बैंक। inadequate coverage of institutional sources failed to cover the entire rural farmers of the country, सारे फार्मर्स तक पहुंच नहीं पा रहे थे, जितनी फार्मर्स को क्रेडिट की ज़रूरत थी उतना नहीं दे पा रहे थे। inadequate amount of sanction, amount of loan sanctioned is also inadequate, वही जितना लोन ये अप्रूवल दे रहे थे। अब मान लो फार्मर्स को ज़रूरत थी 10 लाख रुपीज़ के लोन की, ये सब दे रहे हैं उसको 3 लाख रुपीज़, 4 लाख रुपीज़ दे रहे हैं। लेस अटेंशन टू पुअर और मार्जिनल फार्मर्स, तो बहुत छोटे फार्मर्स के लोग अवॉइड करते थे लोन देना क्योंकि ज़्यादा रिस्की होता था। ये स्मॉल फार्मर्स फिर किससे पैसे लेते थे, एसएचजी से, स्मॉल हेल्प ग्रुप से। ग्रोइंग ओवरड्यूस, एग्रीकल्चर लोन डिफॉल्ट रेट हैज़ क्रॉनिकली इंक्रीज्ड हाई। तो क्या हो सका था कि जब गवर्नमेंट ने पैसे दिए थे फार्मर्स को, इन लोगों ने ना खर्चा कर दिया, सेविंग्स करके चले नहीं, ध्यान से समझे नहीं, पैसों की मैनेजमेंट अच्छी नहीं करी, बिजनेस स्टडीज़ नहीं पढ़ रखी थी। तो क्या करा फिर, पैसे तो ले लिए बैंक से लेकिन बैंक को वापस ही नहीं करा। तो फार्मर्स आर डेलिबरेटली, जानबूझ के रिफ्यूजिंग टू पे बैक लोन, बैंकर लोन पैसे लेने के लिए जाते थे घर पे, तो फार्मर्स उनको ऐसे देखते थे कि जानते ही नहीं पहचानते नहीं कि इनसे पैसे लाए थे, है ना, मुंह फिर के निकल जाते थे। विच इज थ्रेट टू द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बैंकिंग सिस्टम, बैंक को भी डर लगता था, तो बैंक ने फिर धीरे धीरे लोन्स देने बंद कर दें एंड नीड्स टू बी कंट्रोल टू इम्प्रूव द सिचुएशन। अब सारे सिचुएशन को कैसे इंप्रूव करा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हाउ टू इम्प्रूव दिस सिचुएशन। Banks need to change their approach from just being lenders to building up a relationship banking with the borrowers। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने पैसे दिए और भूल गए,
टाइम टाइम पर समय समय पर 15-20 दिन के बाद फार्मर से आप लोग बात करो कि भाई कहाँ पर लगाए पैसे, कैसी चल रही है आपकी एग्रीकल्चर फील्ड, कैसे चल रही है, उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि बैंकर्स तुम लोग तो पढ़े लिखे हो ना, तुम लोग उनको सिखाओ देख कैसे पैसे को इन्वेस्ट करना है, कैसे उसको आराम से सेव करके रखना है। तो रिलेशनशिप थोड़ा सा बिल्टअप करके रखो। फार्मर शुड ऑल्सो बी इनकरेज टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? सेविंग्स। तो फार्मर्स को सेविंग्स की हैबिट होनी चाहिए। एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसे को एफिशिएंटली कैसे यूज करना है, अननेसेसरी क्या नहीं करना, वेस्ट नहीं करना। अब बेचारे फार्मर को पैसा दिया सरकार ने कि जा फार्मर जा खेती बाड़ी कर ले, सीड्स वगैरह ले आ। फार्मर अगले दिन स्प्लेंडर ले आया, घूम रहा है, बूम बूम बूम, धूम मचा ले। लेकिन और जैसे ही पैसे जब मांगे गए बैंक वाले उसने, तो फार्मर्स दे नहीं पाया, है ना। ऐसा लोग कर देते थे, बाइक लिया, इधर उधर खर्चा कर दिया फार्मर्स ने। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है आप लोगों का एनिमल हस्बेंड्री या फिर लाइफ स्टॉक फार्मिंग। ये सब भी होता है बेटा। लोगों ने मुर्गी पाल ली, अंडे निकले, उसको बेच दिया। केटल्स पाल रखी है, इनसे मिल्क निकला, मिल्क को कन्वर्ट कर दिया चीज़ के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे इस फोटो के अंदर बहुत अच्छी सी काउज लगा रखी हैं, वो ग्रेजिंग कर रही है। तो एनिमल हस्बेंड्री प्रोवाइड्स ऑल्टरनेट लाइवलीहुड ऑप्शंस टू 70 मिलियन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। इसमें लग रखे हैं 70 मिलियंस, कितना हो गया? 7 करोड़, इंक्लूडिंग लैंडलेस लेबरर्स। प्रोवाइड इंक्रीज स्टेबिलिटी इन इनकम, फूड सिक्योरिटी हो जाती है, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम हो जाती है, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल एंड न्यूट्रिशन फॉर द फैमिली। अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वुमेन ऑल्सो फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन द लाइफ स्टॉक। तो घर में 2-3 भैंसें होती थी लोगों के पास, बफेलोज है, उसकी टेक केयर कौन कर रही है? घर के वुमेन्स टेक केयर कर रहे हैं, मेंस लोग फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, है ना, रूरल फार्मिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो ऐसा हो जाता था। फिशरीज, अब फिश का बिजनेस आप लोग जानते हो, नियर बाय पॉन्ड्स है, रिवर्स है, वहाँ से मछलियाँ पकड़ी, लोगों को बेच दी। तो वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत चलती है। आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आर मेजर फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वुमेन ऑल्सो फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन फिशिंग। वुमेन्स भी फिशिंग करती थी। 60% ऑफ वर्कफोर्स इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग। जो फिशिंग जो होती थी 60% एक्सपोर्ट होती थी, 40% इंटरनल मार्केटिंग आर वुमेन। तो इंडिया के अंदर जो 40% फिश जो बेची जा रही थी, वो कौन बेच रही थी? वुमेन्स। फिश प्रोडक्शन कॉन्ट्रीब्यूट्स, देखो फिश कितना कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी के अंदर? 0.9%। ठीक है, तो इजी सा टॉपिक था, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया एक बार को। ज़्यादा कुछ समझाने का है नहीं इसके अंदर, बस एक प्रॉपर नोट्स मिल जाए, एक बार रिविजन हो जाए एंड आप इस टॉपिक को कर सकते हो। बचपन में भी आपने बहुत पढ़ रखा है। बात करते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो करना, दैट इज हॉर्टिकल्चर। सेक्टर फॉर पोटेंशियल डाइवर्सिफिकेशन एंड वैल्यू एडिशन इन द एग्रीकल्चर। बहुत सारे आप वैरायटी ऑफ फ्रूट्स ग्रो कर रहे हो, वैरायटी ऑफ वेजिटेबल ग्रो कर रहे हो, वैरायटीज ऑफ स्पाइसेस के अंदर आप डील कर रहे हो। दिस इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। सिर्फ एक क्रॉप के ऊपर डिपेंड नहीं होना कि सिर्फ हमारे सिर्फ मैंगोज के फार्म है बस, ठीक है। इट हैज़ इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मेनी फार्मर्स बिकॉज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं एंड हैज़ बिकम अ मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग लाइवलीहुड फॉर मेनी अनप्रिविलेज्ड क्लासेस। तो अनप्रिविलेज्ड क्लासेस के लिए ये एक बेनिफिट की तरह था हॉर्टिकल्चर। फ्लावर हार्वेस्टिंग करना है, नर्सरी मेंटेन कर रहे हो, अलग अलग टाइप्स के फ्लावर्स को आप सेल कर रहे हो, और हाईली रिम्यूनरेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस फॉर वुमेन इन द रूरल एरियाज। तो वुमेन्स क्या कर रही हैं सर? उन्होंने अपना एक गार्डन बना रखा है, अच्छे अच्छे फ्लावर्स ग्रो कर रहे हैं, फ्लावर्स को सेल कर रहे हैं अच्छे प्राइसेस के ऊपर, है ना। शादियों में लग जाते हैं, फूलों की डिमांड होती है, मंदिरों में फूलों की डिमांड होती है। हॉर्टिकल्चर प्लेज अ vital role in providing food and nutrition to the rural population, addresses the problem of unemployment। तो अब अनएम्प्लॉयमेंट खत्म है ना। देखो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रहा था? बिकॉज ज़्यादा डिपेंडेंसी थी एग्रीकल्चर के ऊपर। अब वैरायटी के अंदर डील करो सर, गार्डन्स के अंदर फ्लावर्स की करो, फ्रूट्स की बात करो, सिर्फ वीट और राइस में मत लगे रहो, ठीक है। और भी सारी वेजिटेबल्स है उसको ग्रो करो, फ्रूट्स के ऊपर फोकस करो, ठीक है ना। दिस इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। अब देखो देखो क्लास के अंदर तो हमने बहुत सारा करा था ना इसको, अभी सिर्फ क्या है रिविजन। तो मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, अननेसेसरी वीडियो भी बड़ी होती है, फिर आप लोग देख नहीं पाते यूट्यूब का। दिस इज़ वन शॉर्ट वीडियो, तो इसको जल्दी से हम ओवर करते हैं। आईटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आईटी की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से आप कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हो, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हो थ्रू इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर टूल्स। गवर्नमेंट हैज़ बीन एबल टू प्रोटेक्ट एरियाज ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर फ्लड ज़्यादा आएगी इस बार, तो जिस वजह से प्रोडक्शन अच्छी नहीं हो पाएगी, तो इस स्टेट्स के अंदर खाने की कमी हो सकती है। वनरेबिलिटी टू प्रिवेंट और रिड्यूस लाइकलीहुड ऑफ एन इमरजेंसी। तो वहाँ पर फिर क्या हो जाएगा? मान लो लोगों को खाना नहीं मिल रहा, तो इमरजेंसी जैसी सिचुएशन हो जाएगी। तो गवर्नमेंट पहले ही बफर स्टॉक से, एफसीआई से बोल के वहाँ पे खाना पीना पहुँचा देते थे।
सर्कुलेट्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, नई टेक्नोलॉजीज आ रही है उसकी इन्फॉर्मेशन फार्मर्स तक पहुंचाना अबाउट इट्स एप्लीकेशन, प्राइजेस, वेदर, सॉइल कंडीशंस फॉर ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स। जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द बैकवर्ड एरियाज। अब आईटी की बात करते हैं तो लोगों को पढ़ाया गया लिखाया गया ताकि वो लोग इस फील्ड के अंदर काम कर सकें। एम्स टू मेक एवरी विलेज अ नॉलेज सेंटर वेर इट प्रोवाइड्स अ सस्टेनेबल ऑप्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड। आज की डेट में अगर आप देखो तो गवर्नमेंट ने एक हेल्पलाइन नंबर मिला रखा है, वहाँ पे फार्मर्स फ़ोन करके जो भी उनको प्रॉब्लम है अपने सॉइल से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कौन सी क्रॉप को ग्रो करना है सॉइल के अंदर, वो सब पूछ सकते हो। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ आईटी हैज़ हेल्प फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बेटा ये सारे क्या थे आप लोगों के नोट्स थे, दिस वॉज द लास्ट स्लाइड। तो सारा का सारा चैप्टर अगर आप देखोगे इतने बेहतरीन तरीके से हमने सारे के सारे टॉपिक्स को क्या कर दिया, कवर कर दिया। अब देखो आप लोग अगर इसको शेयर कर देते हो मुझे मोटिवेशन मिलती है, तो मैं और सारे चैनल्स इसी तरीके और सारे चैप्टर्स इसी तरीके से आपको रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, चलो दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।